नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक जैसा कि हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बात की कि जो महाद्वीप है वो विस्थापित होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसके लिए अलग अलग जो भूगोलवेता थे, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने समय समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों की हम लोगों ने बात की। अभी तक जो जिन सिद्धांतों की बात की थी वो सारे विश्व युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले के सिद्धांत थे, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं लोथियन ग्रीन के बारे में, जिन्होंने चतुष्फलक सिद्धांत दिया था। उसके बाद टेलर ने, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने वैगनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें पेंजिया और उसके डिवाइडेशन के बारे में बात की थी। आपको पता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो वैगनर का सिद्धांत था वो 1912 में उन्होंने लिख दिया था, और उसके बाद का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को बड़ी ही मान्यता मिली, बट कुछ क्रिटिसाइज किया गया, कुछ आलोचना की गई। क्या आलोचना थी वो आपको पता है कि वो जो फोर्सेस थे उनके बारे में कुछ आलोचना थी। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर महोदय का था, उस वैगनर महोदय के सिद्धांत के बाद इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे तरह का डेवलपमेंट हुआ और अलग अलग सिद्धांत हुए। और जब आपने देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर महोदय की थी वो बड़ी फेमस हुई थी, और उसी कड़ी में फिर आगे और रिसर्च हुई ताकि उनकी जो प्रमाणिकता थी महाद्वीपीय विस्थापन की वो और सिद्ध हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सिद्धांत था जिस पर भूगोलवेताओं का ध्यान आकर्षित हुआ, और जिस सिद्धांत के कारण जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, जो वैगनर महोदय का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के जो प्रमाण थे वो और मजबूत हुए, और उसकी जो सत्यनिष्ठता थी, जो उसकी सच्चाई थी, उस पर लोगों का और ध्यान गया। तो ये जो सिद्धांत था ये था संवहनीय धारा सिद्धांत या फिर कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशन करंट जो संवहनीय धारा, आप सभी को पता है कि संवहनीय धारा कौन सी होती है, जो रोटेशन में चलती है, या फिर ये जो संवहनीय धारा होती है ये हमारी पृथ्वी के अंदर भी चलती हैं और पृथ्वी के कोर के अंदर भी चलती हैं। हम लोगों ने जब हम लोगों ने इंटरनल अर्थ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोगों ने कोर की और मेटल की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। और इसी प्रकार की जो धाराएं हैं, कन्वेंशन करंट है दोस्तों, वो कन्वेंशन करंट हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके अंदर भी चलती है, वायुमंडल के अंदर भी चलती है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे तो इस संवहनीय धाराएं जो है उनके बारे में और अच्छे से उस क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे। बट आज जो संवहनीय धाराएं हैं, जो कन्वेंशन करंट है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में और कुछ पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो चलती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये क्या इंपैक्ट डालती है हमारे जो लैंड फॉर्म है, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारे ओशियन है। तो ये है क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी बेसिकली 3 लेयर के अंदर डिवाइड है। और 3 लेयर कौन कौन सी हैं? ये 3 लेयर हैं। सबसे पहले ऊपर क्रस्ट, फिर मेटल और फिर कोर। तो दोस्तों जो मेटल का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, इस हिस्से की जो अक्षमता है या इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये धाराएं चलती हैं, ये रोटेशन चलता है। अब मेन बात है कि ये जो रोटेशन है, ये संवहनीय धाराएं हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ ये धाराएं कैसे चलती हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा गया है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो मेटल है, जिसके अंदर एस्थेनोस्फीयर है, जो लावा है, वहां पर ये संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले इसकी जब बात की थी, जो संवहनीय धाराएं के सिद्धांत के बारे में 1930 के अंदर आर्थर होम्स ने की थी, और इस आर्थर होम्स ने बताया था कि जो पृथ्वी है, ये मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो आंतरिक भाग है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर दोस्तों यहां पर आपको पता है कि भिन्न भिन्न तरीके की रॉक हैं, भिन्न भिन्न तरीके की चट्टानें हैं, और ये जो चट्टानें हैं दोस्तों, यहां पर भिन्न भिन्न तरीके की रॉक हैं, चट्टानें हैं, और यहां पर आपको पता है कि सेमी लिक्विड फॉर्म में हमारा आउटर कोर है। बट हम लोग यहां पर मेटल की बात करेंगे और क्रस्ट की बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो क्रस्ट है, हमारा जो ऊपरी भाग है,
वो कठोर है, और जो मेटल है, मेटल के अंदर कठोर भाग भी है और लिक्विड भाग भी है, क्योंकि इसका ऊपर का भाग हम लोगों ने एस्थेनोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जहां पर कि लावा इकट्ठा रहता है या मैग्मा इकट्ठा रहता है। दोस्तों बात क्या है कि अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो रॉक हैं, यहां पर जो चट्टाने हैं, ये चट्टाने ही, ये रॉक्स ही इस कन्वेंशन करंट, इन संवहनीय धाराओं को चलाती हैं, इनके लिए एक ऊर्जा का काम करती है। तो ये ऊर्जा कैसे आती है? हम लोगों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिसके अंदर आज भी हम देखते हैं कि जब हम माइनिंग करते हैं यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं, वो इस प्रकार के जो चट्टाने हैं, वो हमारे क्रस्ट के अंदर और हमारी मेटल के अंदर पाई जाती हैं। और दोस्तों ये आपको पता है कि जो यूरेनियम है, उसके अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो कई हजार गुना कोयले से ज्यादा एनर्जी रखता है। तो जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, मेटल के अंदर, इसकी गर्मी के कारण और केमिकल रिएक्शन के कारण जब टूटना शुरू हो जाता है, और टूटना, ये जब ये टूटती है रॉक, तो इसको भी तोड़ देती है, फिर इसको तोड़ देती है, और एक ऐसे रिएक्शन चलता रहता है, जिसके कारण इस जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है या मेटल है, उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती रहती है। और जब ये एनर्जी जनरेट होती है, ये उत्पन्न होती है, तो दोस्तों ये एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ बहती है। आप देख रहे हैं ना कि ये जो एनर्जी है, ये ऊपर की तरफ बह रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब सॉफ्ट एरिया, और नीचे की तरफ आप जाते जाएंगे तो हार्डर और जो कड़ी चट्टाने हैं, उनका विस्तार बढ़ता जाएगा। और आप लोग देखोगे कि इस गर्मी को यहां से एक तो इस साइड क्रॉस करना पड़े, और इसको एक इतना ही क्रॉस करना पड़े, तो ये हमेशा सॉफ्ट जो एरिया है उसकी तरफ बहेगी। तो दोस्तों क्या होगा कि जब ये जो हमारी दोस्तों जो ये हमारी संवहनीय धाराएं हैं, ये धाराएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ये ऊपर की ओर उठती हैं, तो इसके ऊपर जो ये क्रस्ट है, मतलब ये जो ऊपर की चट्टानें हैं, वो भी मूवमेंट करती रहती हैं। अब ये मूवमेंट कैसे करेंगी? दोस्तों ये हमारी क्रस्ट है, और जब इसके नीचे से कोई ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो क्या होगी? मूवमेंट होगी ना, या तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो अब ये, जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूं, जैसे कन्वेयर बेल्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेल्ट चलती है किसी मशीन की, जैसे गाड़ी की, या फिर हमारे घर में जो चक्की है उसकी भी आप लोगों ने देखा कि एक बेल्ट चलती है। और बेल्ट हम लोग देखते हैं कि जिसके कारण दो चीजें कंटिन्यू चलती हैं। तो एक बेल्ट चली, यहां से ये बेल्ट चली, और फिर ये यहां पे मुड़ी, और ये एक रोटेशन हुआ। तो अब देखो कि इस रोटेशन के ऊपर, मतलब ये एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है, और इस बेल्ट के ऊपर ये कोई चीज रखी है यहां पर, मतलब कोई ए वस्तु है, ठीक है, और ये कोई बी वस्तु है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो बेल्ट है, ये जो रोटेशन है, वो किस तरफ है? इस तरफ है ना। और इस तरफ है, तो क्या होगा? ये जो ए रॉक है, या जो ए वस्तु है, क्या आएगी? ये भी आगे आएगी, और ये बी वस्तु एक ही जगह आएगी। तो इसी प्रकार की जो प्रोसेस है दोस्तों, वो कन्वेयर बेल्ट के अंदर होती है, जो हमारी संवहनीय धाराएं हैं उसके अंदर होती है। मतलब मेटल के अंदर जो कन्वेयर बेल्ट चलती है, संवहनीय धाराएं चलती हैं, वो संवहनीय धाराएं जो ऊपरी क्रस्ट है, जो हमारी ऊपर की जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों को एक स्थान से, मतलब यहां से ए से बी तक मूवमेंट करा देती है, और जो बी चट्टान है उसको सी तक मूवमेंट करा देती है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा कि एक जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएगी ना, अब एक यहां पर चला गया और एक यहां पर चला गया। अब दो जगह जाने की वजह से देखो, ये इस साइड चला गया और ये इस साइड चला गया, तो बीच में क्या हुआ? गैप हो गया ना। अब जब गैप हुआ तो क्या हुआ कि ये जो मैग्मा था हमारा एस्थेनोस्फेयर के अंदर, जो लावा था हमारा, वो लावा क्या होगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? यहां पर जमना शुरू हो जाएगा, और यहां पर जमना शुरू हो जाएगा। जमना शुरू हो जाएगा ना, और इस जमने से यहां पर इसके सॉलिड होने से क्या होगा? एक नई, मतलब न्यू रॉक्स,
या फिर न्यू एक नई प्लेट, या सिर्फ आप समझो कि एक नई रॉक, नई चट्टानों का निर्माण होगा दोस्तों। एक प्रोसेस ये हुई। सेकंड क्या हुआ दोस्तों, देखो इसके ऊपर एक इतनी लंबी चट्टान थी, हम इसको एक चट्टान मानते, एक रॉक मानते हैं दोस्तों, और ये फिर दूसरी चट्टान होगी, एक ये चट्टान हुई, और देखिए तीसरी चट्टान हुई, और ये एक फोर्थ ये होगी। यही कुछ हुआ ना हमारे पास। तो दोस्तों क्या है, आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट ये हुई, सेकंड ये हुई, थर्ड ये हुई हमारी, और फोर्थ ये हुई। एक मोमेंट तो हम देख चुके हैं कि 2 इस साइड चली जाएगी, 3 इस साइड चली जाएगी, तो बीच में जो खाली जगह थी उस खाली जगह से लावा यहां पे जमना शुरू हुआ, और एक प्लेट या एक नई चट्टान, एक न्यू रॉक हमारी बन गई। बट यहां पे आप देखते हो कि 1 और 2 के बीच में भी गैप है ना। अब गैप है तो क्या होगा कि कन्वेयर बेल्ट तो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जो 2 नंबर रॉक थी, ये हैवी चट्टान थी, इस चट्टान से भारी चट्टान थी, 1 नंबर से हैवी चट्टान थी, इसका वेट ज्यादा था, इसका वेट कम था। तो क्या हुआ, ये जो हैवी वेट था, जिस रॉक का वजन ज्यादा था, वो क्या होगी, 1 नंबर रॉक के नीचे चली जाएगी, और नीचे चली जाएगी तो क्या होगी, कुछ समय बाद नीचे की गर्मी के कारण और प्रेशर के कारण फिर से ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी ना। और जब मेल्ट हो जाएगी तो दोबारा से फिर ये रोटेशन, फिर ये इसके अंदर एस्टोनोस्फेयर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये फिर मूवमेंट करना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, एक न्यू रॉक, एक नई चट्टान का निर्माण हुआ। और यहां पर क्या हुआ दोस्तों, इस पार्ट में क्या हुआ, इस पार्ट में क्या हुआ, एक जो ओल्ड रॉक थी, एक जो पुरानी चट्टान थी, वो क्या होगी, खत्म होगी या फिर सबमर्ज होगी, सबमर्ज होगी, या फिर उसका सबडक्शन हो गया, वो नीचे चलेगी। तो ये मूवमेंट हुई दोस्तों। ये जो हमारा सिद्धांत है, ये जो हमारा सिद्धांत है जिसको हम कन्वेंशन करंट थ्योरी कहते हैं, अगर इस सिद्धांत को हम लोग, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय सिद्धांत था, उसके हिसाब से देखें, अगर हम देखें कि जो महाद्वीप हैं उनके चलने का एक कारण ये कन्वेंशन करंट है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वेगनर का, वो सच बात थी दोस्तों। इसके जो वर्तमान के अंदर जो प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण इसकी जो सत्यनिष्ठा, इसकी सच्चाई को और प्रूव करते हैं। और जो वर्तमान में इसके प्रमाण क्या मिले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो हम लोग एक प्रमाण देखते हैं, जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन लेक्स, जो हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो पूर्वी भाग के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक ब्रंस वैली है, एक ब्रंस घाटी है जो रेड सी तक गई हुई है। हम लोगों ने अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में भी इससे पहले जो लेक्चर था, जब हम लोगों ने फोल्ड और फॉल्ट के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में बहुत गहराई से हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर क्या है कि जो करंट है, जो चट्टानें हैं, वो एक दूसरे को दूर लेके जा रही हैं। मतलब क्या है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इस प्रकार की जो घटना है दोस्तों, वो घट रही है। और किस प्रकार की घटना यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि दो जो इस प्रकार की जो घटना है दोस्तों, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो ईस्ट अफ्रीका है, वहां पर ये ईस्ट अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, जहां पर उसकी सारी की सारी जो लेक हैं और जो नदियां हैं, जैसे नील नदी है और जो विक्टोरिया लेक वगैरह है, वहां पर उसके नीचे अगर देखा जाए जो प्रमाण है वैज्ञानिकों के और जो वर्तमान के जो साक्ष्य हैं सैटेलाइट से प्राप्त हुए, कि वहां पर कि दो जो चट्टानें हैं, दो जो स्थलखंड हैं बड़े, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और जिसके कारण वहां पर एक ब्रंस वैली का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ एक प्रमाण। सेकंड प्रमाण क्या है, इस तरह का प्रमाण, ये तो एक तरह का प्रमाण हम लोगों को मिल गया, बट इस तरह का सेकंड प्रमाण कहां पर मिल रहा है दोस्तों? इस तरह का सेकंड प्रमाण अगर हम लोग हमारे अर्थ पर देखें, तो इस तरह का सेकंड प्रमाण हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों, माउंटेन एंड द
आइसलैंड आर्क, ये अगर आप देखें तो हमारे जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया कहां पर है, ईस्ट एशिया का अगर आप देखें तो जापान का जो एरिया है, और जहां पर आप लोग देखोगे कि छोटे छोटे बहुत सारे फिलीपींस है, और जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है, जो छोटे छोटे जो आइलैंड है वो बने हुए हैं। वहां पर क्या हो रहा है कि जो दो मतलब बड़े स्थल खंड हैं, जिनको हम प्लेट भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको यहां पर प्लेट बोल के कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। हम यही मानते हैं कि दो बड़े स्थल खंड एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, और वो एक को कहां पर मर्ज कर रहे हैं, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी दिशा में। और पूर्वी दिशा में एशियन कॉन्टिनेंट में कहां पर, जहां पर जापान जो हमारा देश है, या फिर जो जहां पर ताइवान जो देश है, वो इस प्रकार की जो घटना है यहां पर, इस प्रकार की जो घटना है जहां पर दो करंट एक दूसरे के साथ अंदर की तरफ जा रही हैं, उस प्रकार की घटना घट रही है यहां पर, जहां पर न्यू आइलैंड, अलग अलग तरह के आइलैंड बन रहे हैं। तो दोस्तों इस पर, बट ये जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा, इस सिद्धांत में बहुत सारी सत्यनिष्ठता थी, और वर्तमान में भी ये जो हमारा सिद्धांत था, इस सिद्धांत ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो महासागरीय नीतल प्रसारण, मतलब जो सागर का जो सरफेस है वो भी बड़ा हो रहा है, उस प्रकार के सिद्धांत के लिए भी एक बीज के रूप में काम किया। तो इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचना हुई। इस सिद्धांत की आलोचना क्या थी? इस सिद्धांत की बेसिफिक जो स्पेशल बात पर आलोचना हुई, तो वो हीट के कारण, जो ऊर्जा के कारण, कि जो वैज्ञानिकों ने पूछा कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है, जहां पर रेडियो एक्टिव टूटते हैं, वो कितनी ऊर्जा है, तो ये बताने में वो सक्षम नहीं हुए। और जो होम्स थे उन्होंने बताया कि ये जो हम ऊर्जा है, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो ऊर्जा है वो किसी इतने बड़े स्थल खंड को चलाने के लिए कैपेबल नहीं है या सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये जो करंट थ्योरी थी, ये कहीं ना कहीं मतलब लोगों की नजरों में आलोचना का शिकार हुई। और दोस्तों सेकंड क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जब कोई मतलब करंट जब ऊपर की तरफ उठती है, क्या होता है कि जब वो ऊपर की तरफ उठती है, पर नीचे तो इन्होंने मान लिया कि भाई ये जो हमारा सरफेस था, ये हमारी जो अर्थ थी, इस अर्थ के अंदर उन्होंने बोला कि नीचे तो स्टेनोस्फेयर है, यहां पर तो लावा है, यहां तक तो हम लावा मान सकते हैं, और इस लावा के कारण यहां पर जो उठती हैं, ये जो करंट है ये उठती हैं, यहां पर तो गर्मी मान सकते हैं कि जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। बट जैसे ये चट्टानें ऊपर की जो क्रस्ट है हमारी, उन चट्टानों के साथ मिक्स करेंगी, इन चट्टानों के साथ मैच करेंगी, तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ऊर्जा है, वो ऊपर की जो ठंडी चट्टान है या जो कोल्ड रॉक है, उनके कारण उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इस ऊर्जा को अपनी तरफ अवशोषित कर लिया जाएगा, जिसके कारण ये जो आपकी पूरी की पूरी जो बेल्ट है, वो बेल्ट का कहीं ना कहीं फ्लो टूट जाएगा। तो ये भी एक सेकंड आलोचना का शिकार हुई। और दोस्तों इस तरह से हर एक सिद्धांत ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में आते रहे, और उनकी आलोचना भी होती रही। बट प्रत्येक सिद्धांत किसी नए सिद्धांत को जन्म देता रहा। जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जियोमेट्रिक या भूचुंबकत्व का सिद्धांत है, या पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत है, वो भी कहीं ना कहीं कन्वेंशन करंट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। और जो सेकंड उससे आगे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो कन्वेंशन करंट थ्योरी आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ और ऐड करना है तो कृपया आप हम लोगों को सजेशन दे और मैसेज करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको लगे कि हम लोगों ने मेहनत की है तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो जरूरतमंद है उसके साथ इसको साझा करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।